नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है कार्यकर्ता कहिन। कार्यकर्ता यानी जिस पार्टी से वो जुड़ा है उस पार्टी की आत्मा। कार्यकर्ता यानी अपनी पार्टी के लिए सफलता का रोड मैप भी वो तैयार करता है, और अगर उसे पार्टी के टॉप लीडर्स ठीक से साध नहीं पाए, उसके मन की भावना को समझ नहीं पाए, तो वो फिर पार्टी का जो रोड मैप है उस रोड मैप को गलत दिशा भी मिल सकती है। कार्यकर्ता का मन प्रफुल्लित तो पार्टी प्रफुल्लित। कार्यकर्ता प्रसन्नता से भरा है तो युद्ध कितना भी भयंकर क्यों ना हो, कितना भी उसका परिणाम असंभव क्यों ना लगे, लेकिन कार्यकर्ता उसे संभव बना देता है। कार्यकर्ता अगर करप्ट हुआ तो पार्टी करप्ट हुई, फिर उसकी संभावनाएं धूमिल हुई। तो कार्यकर्ता का महत्व वैसा ही है जैसे हम कहते हैं सनातन में हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो आज इस कड़ी में हमारे साथ जिस पार्टी के एक ऐसे वरिष्ठ नेता और उससे पहले कार्यकर्ता हैं जिनके जीवन में बहुत रंग हैं। अपनी यंग एज में शायद उनको ये भी परामर्श मिला होगा कि मॉडलिंग करो, अभिनय की दुनिया में जाओ, और जिसके लिए हम लोग जो उत्तर भारत की पट्टी के राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, वहाँ एक शब्द चलता है यंग एज में, रंगबाज। तो उनके लिए आप बेहिचक, हालांकि मैंने उनसे अनुमति नहीं ली है लेकिन इंट्रोडक्शन में मैं इस शब्द बोले जा रहा हूँ। रंगबाज इसलिए कि आज भी उनका वार्डरोब जो है कपड़ों की बहुत समृद्ध श्रृंखला से भरा रहता है। भावुक हैं, जल्दी क्रोध और जल्दी आँखों में पानी दोनों ही आता है, और जो गुस्सा करना जानता है वही प्रेम करना जानता है, जो प्रेम करना जानता है वही गुस्सा करना जानता है। और उनसे आप मिलेंगे तो उनकी उम्र का अंदाज़ा थोड़ा आपको कठिन होगा लगाना, लेकिन अच्छी खासी उम्र है उनकी। बताऊंगा नहीं मैं कितनी उम्र है, लेकिन इस अच्छी खासी उम्र को उन्होंने बहुत अच्छे से संभाला। एक गंभीर स्वास्थ्य संबंधी चुनौती को भी पार पा के वो आगे बढ़े हैं। और जैसा होता है कि निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन की चुनौतियाँ आपके हमारे सबके साथ होती हैं, लेकिन यहाँ भी वो बहुत गंभीर चुनौतियों से गुजरे हैं, इसमें कोई रहस्य नहीं है। लेकिन इसके बीच भी जब वो मुस्कुराते हैं तो ऐसा लगता है कि दर्द कुछ है ही नहीं उनके जीवन में, क्योंकि शायद सरलता उनकी साथ ही रही है। तो मुलाकात करिए, मेरे साथ हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर और जैसा मैंने कहा उससे पहले कार्यकर्ता। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि इस दौर में कांग्रेस का कार्यकर्ता होना, कांग्रेस का नेता होना कलेजे का मामला है। स्वदेश शर्मा जी हैं मेरे साथ, मुलाकात करिए। स्वदेश जी स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे बड़ी बात तो कार्यकर्ता कहिन जो कार्यक्रम आप लेकर के आए हैं, हमारे जैसे सुदूरवर्ती व्यक्ति को, कार्यकर्ता को इतनी राजधानी में इतने बड़े चैनल पर आपसे साक्षात्कार होने का अवसर मिला है, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। आप अमूल्य हैं, आप जैसे हृदय से धन्यवाद आपका। लाखों करोड़ों कार्यकर्ता स्वदेश जी अमूल्य हैं। और जैसे कहते हैं ना कि हीरे की कद्र जौहरी को ही होती है, तो मैं वो जौहरी तो नहीं हूँ। ये आपकी पार्टी को ऐसे हीरों को पहचानना है, आगे ले जाना है। चलिए शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला। ये बताइए कि ग्वालियर चंबल में एक नौजवान जो अभी भी माशाअल्लाह नौजवानी लगता है, वो अपना सफ़र शुरू कर रहा था, कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। घर में किस तरह का माहौल था? बाबूजी क्या सियासत से जुड़े थे? किस तरह की परिस्थितियाँ थी जो राजनीति के आंगन में कदम रखने की इच्छा आपकी हुई? जी, सच बात यह है कि मेरे पिताजी चिकित्सक के साथ साथ विचारक भी थे, और वो अच्छे विचार रखना और समानता का भाव उनके हृदय में हमेशा रहा। ब्राह्मण कुल में हमने जन्म जरूर लिया, पर हमने ये महसूस नहीं कर पाया कि अमुक व्यक्ति कौन है, अमुक व्यक्ति कौन है। सबको एक समान देखना हमारे पिताजी ने हमें संस्कार दिए। इसलिए हमें लगा कि हमें सेना में जाना चाहिए, और हमारा सिलेक्शन भी एयरफोर्स में हुआ। अच्छा, एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ। मेरा नाम भी स्वदेश पिताजी ने इसीलिए रखा कि जब चीन युद्ध चल रहा था, जब मेरा जन्म हुआ, मेरा नाम स्वदेश रखा कि देश के लिए समर्पित रहे, देश के लिए काम आए। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद किसी व्यक्ति ने मुझसे बीच में पैसे मांगे चिकित्सक की फिटनेस के लिए, तो मेरा भेजा सरक गया। मैंने कहा मैं मरने के लिए तैयार हूँ, देश सेवा मेरे अंदर कूट कूट के भरी है, और यहाँ भी मुझे चिकित्सक को अगर कुछ देना पड़े मैं नहीं करूँगा, मैं समाज सेवा वैसे ही करूँगा। घर लौट के आया, पिताजी ने कहा ठीक है तुम तो राजनीति करो। इसी बीच क्या हुआ, मतलब घर में कोई नहीं था राजनीति? घर में कोई नहीं था, बस विचारधारा थी, कोई राजनीति में नहीं था। उसके बाद क्या हुआ था, इंदिरा जी का निधन होता है,
और स्वर्गीय राजीव जी की तस्वीरें दिवाली पे आप जाओ, मैं गांव गली का व्यक्ति हूँ, देखता था कि दिवाली पास में आ रही तो मार्केट में कैलेंडर बिका करते थे, उसमें सबसे ज़्यादा राजीव गांधी के दिखते थे मुझे। तो मैं 4-5 84 के बाद की 84 के बाद की घटना है। तो मैं बहुत सारे कैलेंडर लेके आया हूँ। मैंने अपनी घर को उस समय पौर बोला करते थे, बैठक को, गांव की जो देहात की भाषा, तो हमने अपनी उस पौर की दीवार पे वो सब लगा दिए। पिताजी बोले राजीव गांधी से तुम्हारा प्रेम कैसे बढ़ गया? हमने कहा बाबूजी ये लगी हमें ऐसे कि ऐसा लगा ऐसे इनकी तस्वीर घर में लगानी चाहिए। इसी बीच क्या हुआ, छात्र राजनीति में स्वर्गीय अजीत जोगी जी से परिचय हुआ मेरा। अजीत जोगी ऐसे डायनेमिक अधिकारी थे आईएएस कि उन्होंने जब वो राजनीति में आए तो मुझे उन्होंने बुला के राजीव गांधी से मेरी भेंट कराई। उनका ही भेंट करना, उनका स्पर्श करना, बस मुझे आज तक रची बसी है उनकी सूरत। और इतनी रची बसी है कि कई मौके ऐसे आए, लेकिन मैं इस विचारधारा से, जब तक राजीव गांधी के परिवार, नेहरू जी का परिवार इस पार्टी में है, मैं ये समझता हूँ मेरा अंतिम सांस तो कांग्रेस में ही लूँगा मैं। ये कब की बात होगी जब राजीव जी से मुलाकात हुई? ये जब अजीत जोगी कांग्रेस में शामिल हो गए और राज्यसभा के सांसद बन गए, उन्होंने जाके मुलाकात करवाई। 90 के आसपास या 90 के और पहले क्योंकि 89 में तो इलेक्शन चल रहा था, लेकिन 89 के भी पहले उनने मुझे भेंट करा दी थी उनसे मेरी। दूसरी भेंट स्वर्गीय सतदेव कटारे जो नेता प्रतिपक्ष थे, वो पहली बार एमएलए बने। उस समय यूथ कांग्रेस में कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे, तो कोऑर्डिनेटर सतदेव कटारे जी थे, और उनने हम जैसे युवाओं को तराशा और मोटिवेटर बना दिया अपने अंडर में ब्लॉक लेवल का। तो उन्होंने कहा कि एक प्रतिनिधिमंडल मिलना है राजीव गांधी जी से, तुम तैयार हो? हमने कहा हम तैयार हैं साहब। गए मिलने, और उस समय की शरद जी सच बताऊं, परिवार की स्थिति ऐसी थी कि मैं सबसे बड़ा पुत्र था। मेरे घर के लिए रोजगार की और नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। नगर पालिका के अध्यक्ष पिताजी के दोस्त थे, तो उन्होंने कहा स्वदेश को क्यों ना नौकरी लगवा दें नगर पालिका में, और उन्होंने नौकरी लगा भी थी। और मेरी नौकरी लगते ही मैंने सोचा लेकिन अब मैं कैसे कांग्रेस में काम कर पाऊंगा, ये तो बहुत मुश्किल बड़ी बात है। तो मैंने 28 दिन नौकरी की, रिजाइन करके ब्लॉक कांग्रेस सेवा दल का मुख्य संगठक बना। मोहन झलिया जी प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय, अजीत जोगी जी का उसमें सहयोग था, मैं बन गया और मैंने काम शुरू कर दिया। फिर तो मैं जिला अध्यक्ष भी बना यूथ कांग्रेस का प्रेमचंद लुड्डू के टाइम पे। हाँ, ऐसे में जो यूथ कांग्रेस जब बड़ा नाम करती थी मध्य प्रदेश में, उस समय अध्यक्ष थे मुकेश नायक जी, जो आजकल मीडिया विभाग के अध्यक्ष हैं। इनकी कार्यकारिणी में इन्होंने मुझे रखा, और रखने के बाद 1952 से लेके मेरे ख्याल से 1992 तक हमारे नगर में कभी किसी नेता का जुलूस नहीं निकला था। और उन्होंने जब मुझे नियुक्ति दी तो मेरे गांव में पहला जुलूस निकलने का सौभाग्य मुझे मिला। मेरे साथियों ने बहुत उत्साह के साथ आभार व्यक्त किया मुकेश नायक जी का, और आज वही मुकेश नायक हमारे बॉस हैं। हमें इससे बड़ी खुशी और कुछ हो नहीं सकती। अच्छा, इस पूरे दौरान में कभी सरकारी नौकरी भी मिली आपको? इसके पहले एयरफोर्स में सिलेक्शन भी हुआ, और भी आपने जीवन में जाहिर तौर पे कुछ प्रयास आजीविका के लिए किए ही होंगे और करना ही पड़ता है। कभी ये अफसोस हुआ कि क्यों चुन ली राजनीति की एक कांटों भरी राहें? नहीं, अफसोस तो कभी नहीं हुआ। हाँ, इतना ज़रूर लगा कि जो काम धाम, जो व्यवसाय या जो धंधा हम कर रहे हैं, उसमें सरकार ना होने की वजह से नुकसान बड़े बड़े उठाने पड़े। पर उन नुकसानों पे हमने ध्यान इसलिए नहीं दिया कि दाल रोटी देने वाला ऊपर वाला है, वो दे ही रहा है, तो पर्याप्त है, इतने में हमें संतुष्टि है। और आराम से 2 बेटे हैं, दोनों अपने कमा रहे हैं, हमको भी खर्चा देते हैं, अपनी माँ को भी खर्चा देते हैं, तो हमें कोई दिक्कत तो होती नहीं है। इसलिए जब तक हूँ, और ये राहुल गांधी जी ने और ऐसी ऊर्जा भर दी है कि हमको फिर से जवानी आ गई है, कांग्रेस का झंडा उठा के फिर आगे चल रही है। अच्छा, हमने ये सुना है कि बड़ी जल्दी गुस्सा भी आता था आपको, बंदूक भी आपकी निकल जाती थी, और वार्डरोब आपका ऐसा होता था कि आगरा और तमाम जो बड़े शहर ग्वालियर से लगे हैं, वहाँ स्वदेश जी घूमते ही रहते थे कि क्या क्या ना खरीद लिया जाए। तो ये जोशे जवानी था या शौक़ था शुरू से? जी, मुझे शौक़ था, और शौक़ मैंने अपने पिताजी से सीखा है। पिताजी भी ऐसे ही थे कमोवेश, और मैं उनकी शक्ल का हूँ। बहुत सारे उनके मित्र, अब तो खैर कुछ नहीं है दुनिया में, वो कहते हैं कि आपके पिताजी ऐसे ही लगा करते थे जैसे आप लग रहे हो। तो कपड़े पहनने का शौक़ मुझे पिताजी से आया, तो कपड़े मुझे ज़्यादा पहनने का हमेशा शौक़ रहा। सवाल आपने कहा कि गुस्सा आने का, तो गुस्सा तो जो समाज में किसी को न्याय दिलाने के लिए आप उतरे हो, तो हमेशा तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि सरकार कुछ करे या अधिकारी कुछ करे या पुलिस कुछ करे। ज़मीन पर हम मौके पर खड़े हैं,
और ऐसे में हम अन्याय, किसी अत्याचार देख रहे हैं किसी गरीब पर, किसी मोहताज पर, तो हमारी गुस्सा फिर स्वाभाविक है। उस बीच जैसे आपने अपनी इंट्रोडक्शन जब दिया उस समय आपने रंगबाज शब्द कहा है, मेरे समय पे ये शब्द चलता था और हमें भी कई बार इस शब्द से नवाजा भी गया। उस टाइम के एक स्वदेश अखबार में छपा भी था एक बार, उसमें छपा था कि लोगों को धमकी देता है कांग्रेसी नेता, ये उसकी हेडिंग थी, मुझे आज भी याद है। तो वही पेपर, स्वदेश और दैनिक भास्कर 2 ही पेपर आते थे हमारे गांव में, तो दोनों में ये खबर छपी थी। स्वदेश में सबसे पहले पढ़ी मैंने, लेकिन मैंने वो उद्देश्य अपना नहीं छोड़ा और लगातार उसमें लगा रहा। भले ही मुझे 2003 में टिकट मिल रहा था करेरा से विधानसभा का, तैयारी भी अच्छी थी और दीवारें भी लिख गई। उस समय वॉल पेंटिंग हुआ करती थी, तो वॉल पेंटिंग भी हो गई थी। बावजूद इसके कोई दुख नहीं हुआ, टिकट नहीं दिया पार्टी ने, नहीं समझा हमें इस लायक कि हम जीत पाएंगे। लेकिन मैं पार्टी की सेवा आज भी कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने जो ऊर्जा भरी है, उस ऊर्जा को हमें बहुत, हमारी ऊर्जा का संचार हुआ है और हमें फिर से जवानी लौट कर आ गई है। और हम उनकी भारत जोड़ो यात्रा हो या भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, उसमें भी उनके साथ चलने का अवसर मिला। आपके चैनल ने शायद एक बार मेरा फोटो भी दिखाया था उनके साथ वाला, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ बंसल को। स्वदेश जी, ये बताइए, आपने अभी बड़ी इम्पोर्टेंट बात कही कि राहुल गांधी जी ने ऊर्जा भर दी है। राहुल जितनी ऊर्जा भरते हैं, इस ऊर्जा के बारे में एक चीज़ ये कही जाती है कि आप ही की पार्टी के सीनियर जो लीडर्स हैं वो उस ऊर्जा को लीक कर देते हैं। जैसे किसी गुब्बारे में बहुत जतनपूर्वक हवा भर के उसको बहुत बढ़िया आकार उसका तैयार हो गया है, अचानक ऐसा लगता है कि अरे नहीं नहीं नहीं, कहीं हल्का सा छेद है, हवा लीक हो रही है। और ये वो नेता हैं जिनको जीवन में सब कुछ मिला है। ऐसा नहीं है कि वो विधायक नहीं रहे, वो मंत्री नहीं रहे या इससे भी बड़े पदों तक नहीं पहुंचे। तो ये चीज़ जब आप कार्यकर्ता बैठते होंगे अपनी मर्यादा सीमा के भीतर जितना आप कह सकें, कभी इस पर दुख होता है आप कार्यकर्ताओं को, नेताओं को कि यार हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, राहुल जी भी जोर लगा रहे हैं, ये गड़बड़ करने वाले कौन है? सही सवाल किया आपने। और हम इसमें एक बात और जोड़ेंगे कि कई बार सवाल आता है कि कांग्रेस में गुटबाजी बहुत है। तो हमने गुटबाजी से कभी इनकार नहीं किया, क्योंकि ये सत्य का मंच है और सत्य बोलना है यहाँ। लेकिन हाँ, इतना जरूर देखा कि चुनाव के वक्त नेतृत्व के साथ सब इकट्ठे हो जाते हैं और पूरी ताकत से चुनाव लड़ते हैं। आपने कहा लीक होने का, तो निश्चित रूप से एक बर्तन है, उसमें बहुत सारे बर्तन भरे हुए हैं बड़े बर्तन में, और वो खड़बड़ाएंगे तो आवाज़ें आएंगी, कुछ उछल के बाहर भी गिरेंगे। ऐसी स्थिति कांग्रेस में भी है और किसी भी दल में हो सकती है। और मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी ने जो ऊर्जा भरी, उस ऊर्जा में जिस तरह का आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं लीक हो जाती है, तो वो महत्वाकांक्षी लोग तो हर जगह होते हैं, लेकिन ये अति महत्वाकांक्षी लोग हैं, उनके द्वारा इस तरह का हो जाता है तो दुख तो होता है। लेकिन आज हम के प्रदेश में, हम मध्य प्रदेश को देख रहे हैं, तो जीतू पटवारी जी ने जिस दिन से कांग्रेस की कमान संभाली है, ऐसा मतलब निष्ठावान व्यक्ति, ऐसा मेहनती व्यक्ति प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में मिला है। तो ये लगता है कि कांग्रेस अब पूरे प्रदेश में वार्ड स्तर तक वाकई में पहुंचेगी और 28 में अपना करिश्मा भी दिखाएगी। अभी जो एपिसोड हुआ मीनाक्षी नटराजन जी वाला, मैं समझता हूँ कि जैसे है चुभने वाली बात, लेकिन ड्रेसिंग रूम में जिस तरह से जो टीम सफल नहीं हो पाती, तो हमने कई किस्से सुने हैं कि कोई खिलाड़ी आके बैट पटकता है, जोर से तोड़ देता है उसको, कोई दस्ताने उठा के दीवार पे दे मारता है, कोई कहता है कोई मतलब नहीं यार, हम मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। फिर कोच आता है, कोच कहता है क्या तैयारी की, इतनी लीगल स्क्रूटनिंग करने की हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं है कि हम एक छोटी सी चीज़ पकड़ पाएँ कि कोई चीज़ नहीं छिपानी है। कौन सा ऐसा बड़ा अपराध था उसमें जो मीनाक्षी नटराजन ने किया था जी, जिसको कहने की बात नहीं है। ये क्या चीज़ है कि आपकी तैयारियां बड़ी जोर शोर से बात की जाती, साहब अब ये करने जा रही है कांग्रेस, अब वो करने जा रही है, ये चूक कैसे हो जाती है? शरद जी, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। मैंने भी बहुत चिंतन किया कि ऐसी चूक कैसे हो सकती है। जब मैंने वो सब पढ़ा कि उसमें कौन कौन से बिंदु हैं, उसमें ये बिंदु बिल्कुल नहीं था कि किसी कोर्ट से नोटिस मिले, और नोटिस भी लीगल नोटिस उनके पास आया, कोई FIR दर्ज नहीं हुई, कोई उन पर धारा है, उस समय कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई उनकी। अच्छा, वो कॉलम भी सुधीर जी, मैं इससे सहमत हूँ, लेकिन जैसे कई बार जब हमारे पास संसाधन भी होते हैं, हर व्यक्ति की बात में नहीं करता, लेकिन हम एक फ्लाइट का भी टिकट करा लेते हैं, है ना, हम एक फर्स्ट AC का भी टिकट ले लेते हैं, जिनके पास संसाधन है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और बहुत महत्वपूर्ण मौका हो तो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास भी जोखिम उठाता है। एक गाड़ी भी तैयार रखते हैं कि अगर ट्रेन भी नहीं हो पाया कंफर्मेशन, फ्लाइट भी चूक गए, तो बाई रोड चलेंगे। मतलब कम से कम ये ठीक है। आप क्या इसी पर निर्भर हैं कि नियम क्या कहते हैं? अरे भाई, एक कॉलम अगर था
तो उसमें मेंशन करना ये चूक तो है, मानते हैं इसे? नहीं मानते? नहीं शरद जी, उसमें ये कॉलम नहीं था कि जिस तरह की उनको नोटिस मिला था और आज कोर्ट ने वहाँ कर्नाटका में उसको वापस भी कर दिया, उसको मना कर दिया, जिसने जो शिकायत की थी उसकी अर्जी को खारिज कर दिया, आज की खबर में ही है। तो मैं समझता हूँ इतनी गंभीरता उसकी नहीं थी। दूसरा जो इनका नॉमिनेशन फॉर्म था उसमें इस तरह का कोई कॉलम नहीं था कि वो इसको मेंशन कर पाती, अलग से तो कोई लिख नहीं पाता। और देखिए चुनाव आयोग होता है चुनाव लड़ाने के लिए, उसमें 24 घंटे का समय भी दिया जाता है और कई जगह दिया भी गया है। पंचायत का चुनाव हो, सरपंच का चुनाव हो, नगर पालिका का हो, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, कोई भी चुनाव हो, उसमें रिटर्निंग ऑफिसर की जवाबदारी। चलिए मैं इसी सवाल को दूसरे तरीके से पूछता हूँ। आप बार बार आरोप लगाते हैं कि सब कुछ गड़बड़ है इस देश में, संवैधानिक संस्थाओं पर भी आपका आरोप है, तो आगे 3-4 छतरियां लेके तो निकलेंगे ना? आगे तो जो जानकारी नहीं देनी होगी वो भी दे दीजिएगा जानकारी कि भैया पता नहीं मौसम खराब है, कब ओले गिर जाए। देखिए उसमें जब कॉलम नहीं होता है शरद जी, जब कॉलम नहीं है तो अलग से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं करेगा और ना उसके मन में सवाल आएगा कि हमें अलग से कुछ इसमें लिखना है। जब कॉलम है ही नहीं तो छूट गया। उसमें निश्चित रूप से अगर ये चाहते कि चुनाव लड़ाना ही है, चुनाव होना ही है, लेकिन इनकी तो तैयारी पहले से थी। आप बताइए, संख्या वाला उनके पास था नहीं भाजपा पे, फिर भी उन्होंने तीसरा प्रत्याशी अपना खड़ा कर दिया। तो षड्यंत्र की बू तो इस बात से समझ लेना चाहिए कि आ रही थी। हमारा प्लेन भी उन्होंने उड़ने नहीं दिया जब तक कैंसिल नहीं हो गया। 3-4 घंटे विधायक और उनके परिवार के लोग इतनी भयंकर गर्मी में तड़पते। ये बताइए अब ड्रेसिंग रूम में कैसा माहौल है? जो होना था वो हो गया, अब आप कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मायूसी के बाद क्या फिर कांग्रेस एकजुट है सड़क पर संघर्ष में, देश में, क्योंकि इसको पूरे देश में आप आंदोलन के रूप में ले गए आगे? अब वो निराशा तो नहीं है पार्टी में इसको लेकर? बिल्कुल निराशा बिल्कुल नहीं है। क्या है, देखिए अंग्रेज़ों से जब अंग्रेज़ों ने देश पर कब्जा किया उस समय कितने प्रयास हुए, कितने आंदोलन हुए कि अंग्रेज़ों से हमें देश को बचाना है। ऐसा तो नहीं कि थक हार के बैठ जाएं, अब नहीं तो अब हम लगातार लगे रहे, क्योंकि हमारे पास एनर्जी है, जनता हमारा साथ दे रही है। संस्थान का एक तरह से ध्रुवीकरण तो नहीं कह सकते, इसे हम भाजपाईकरण एक तरह से हो गया है। उसके बावजूद हम संघर्ष कर रहे हैं और जब हम इतना ज़्यादा अंतर हो जाएगा कि इनके सारा सिस्टम ही जब बैठा रह जाएगा तब इन्हें सत्ता से बेदखल होना ही पड़ेगा। कभी भाजपा से ऑफर आया अब तक के लंबे कार्यकाल हाँ, में? जब कमलनाथ जी की सरकार गिरी उस समय 2-3 अच्छे विद्वान लोगों ने हमसे कहा कि भाई आप ज्वाइन कर लीजिए। हमने कहा पहली बात तो ये है कि हम स्वर्गीय राजीव गांधी जी को अगर सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं तो उनके दल में आज तक उनके पुत्र के साथ, उनकी पुत्री के साथ, उनकी पत्नी के साथ खड़े हैं कांग्रेस में, लेकिन हम इस कांग्रेस को तो छोड़ नहीं सकते किसी भी सूरत में। एक बार फ़ोन पे ऐसा कहा, दोबारा में फिर फ़ोन आया, ऑफ़र दिया कि तुमको चुनाव लड़ा सकते हैं फलां विधानसभा से, उसका नाम तो नहीं लूँगा मैं, और पूरी तैयारी करेंगे, संसाधन भी देंगे। उनका लक्ष्य था किसी को हराना, तो उसकी दिशा में उनका ऑफ़र था। हमने कहा हमसे बिल्कुल भी उम्मीद ना की जाए, कृपा करके हमें दोबारा फ़ोन न करें। और सिंधिया जी का प्रयास था। घर में जब कभी डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं बच्चों के साथ, जीवन संगिनी के साथ या शुभचिंतकों के साथ, तो परामर्श आया घर से भी कभी कि कहाँ लगे हो स्वदेश बाबू? एक भाई पत्रकार हैं, वो कभी कभी कहते हैं कि ऐसी पार्टी में आप क्यों हो, ये पार्टी सरकार में नहीं आ पा रही, सरकार में नहीं आ पा रही। तो हमने उनको समझाया कि सरकार में आने से पैसा कमाने के लिए तो राजनीति में है नहीं हम। अगर हमारा उद्देश्य पैसा कमाना होता तो हमारा झुकाव सत्ता की तरफ होता। हम संघर्ष करेंगे, देश की सेवा करेंगे, उनकी आवाज़ उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। जब तक सांस है तब तक लगे रहेंगे, लेकिन हम अपनी विचारधारा को बदल नहीं सकते। फिर एक आपके व्यक्तिगत जीवन की तरफ मैं आता हूँ। कभी जीवन संगिनी ने, आपकी जो वाइफ हैं, उन्होंने कभी कंप्लेंट की कि समय नहीं आपके पास, सफ़ेद कपड़े पहन लेते हो, इस सफ़ेदी के पीछे घर की जो तकलीफ़ें हैं वो सारी छिप जाती हैं, कभी समय नहीं मिला, कभी घूम नहीं पाए आपके साथ मुकम्मल तौर पर, कभी कहीं जा नहीं पाए, जहाँ भी हो अकेले अकेले घूमते हो, कभी इस तरह की कंप्लेंट आई? ये आपका बिल्कुल सटीक सवाल है। ऐसी स्थितियां तो बनी, जब उम्र थी घूमने की, कोशिश की तो यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बन गए थे। तो जिलाध्यक्ष को बहुत ज़्यादा बर्डन रहता है, बहुत मेहनत होती है, हम समय नहीं दे पाए बिल्कुल भी। उसके बाद अब कोशिश करते हैं तो ना तो अब हम इतने घूमने के अब इच्छुक रह गए हैं उम्र के हिसाब से, ना वाइफ रह गई हैं, और बच्चे और बहू और नाती वाती हो गए हैं, तो सब उसमें मशगूल हो जाते हैं। अब किसी को कोई शिकायत नहीं है हमसे, अब तो सब सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं। बड़े बेटे जो आपके हैं उन्होंने राजनीति को नहीं चुना, सर्विस सेक्टर में गए। छोटे पुत्र जो हैं उन्होंने कोशिश की,
मैं नहीं जानता अभी राजनीति में आने का मन उनका है, बना हुआ है कि नहीं है, लेकिन आपके जो नाती पोते हैं, क्या आप चाहेंगे कि वो राजनीति में आए? हाँ, नहीं, नाती पोतों को तो हम चाहेंगे कोई भी राजनीति में ना आए। क्यों? इसलिए ना आए कि अब एक मैं सेवा कर रहा हूँ राजनीति के माध्यम से जनता की। पुत्र आर्यन जो छोटा वाला पुत्र है वो यूथ कांग्रेस की नेशनल बॉडी में है, वो भी लगातार जनता के साथ काम कर ही रहा है। तो बस इतने 2 लोग काफ़ी है। अब आने वाली जनरेशन है, हम चाहेंगे कि वो अपना जो भी वो करें, कुछ ऐसा करें समाज का भला करने में सक्षम भी हो पाएँ, किसी भी सरकार के भरोसे पे ना रहे हम किसी को न्याय दिलाने की। वो इस स्थिति में खुद पहुँचे अपनी पढ़ाई लिखाई के दम पर कि लोगों को न्याय दिला सकें, उनकी मदद कर सकें। इसमें क्या एक कार्यकर्ता की, एक नेता की निराशा भी है? हाँ, कहीं ना कहीं निराशा तो झलकती है। देखिए, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है कि पूरा जीवन सर्वस्व न्यौछावर करना पड़ता राजनीति के लिए। हमने कर दिया, एक छोटे वाले पुत्र हैं उनने भी कर दिया, बड़े पुत्र थोड़े अलग तरीके के, उनने कहा भाई हम आपकी आर्थिक मदद तो कर देंगे लेकिन हम राजनीति में नहीं आ सकते। और कोई व्यक्तिगत कोई क्षति पहुंचाने की कोशिश करे तो हम दल बल के साथ, जैसे हम थे ना, वो उसी टाइप के गुस्सेल टाइप के हैं बड़े वाले पुत्र, बोले हम खड़े रहेंगे आपके लिए कवच बनकर, लेकिन हम राजनीति नहीं कर सकते। राजनीति नहीं करेंगे। अच्छा, आपने ये भी खूब सुना है कि राजनीति में चापलूसी के बिना गुजारा नहीं होता, गणेश परिक्रमा अपरिहार्य होती है। आपका क्या अनुभव रहा? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं इसका बिल्कुल घोर विरोधी हूँ कि मैं बिना किसी काम के किसी भी अपने सीनियर लीडर के यहाँ नहीं जाता, क्योंकि मैं अपनी ड्यूटी, मैं सोल्जर हूँ कांग्रेस का, मैं अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहा हूँ। अगर नेता को ज़रूरत है तो फ़ोन करके मुझे बुलाए तो मैं जाता हूँ, लेकिन ये सेवादारी करना, जी हजूरी करना, मैं बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति हूँ, इसीलिए आज एमएलए नहीं हूँ, मिनिस्टर नहीं हूँ। नहीं तो मैं भी बहुत सीनियर हो चुका होता विधायकी में, और टिकट विधायक बन के हो सकता मंत्रिमंडल में भी पहुँच जाता, लेकिन मैं स्वाभिमान मेरे लिए सबसे पहले है, उसके बाद सब कुछ है। मैं नाम नहीं पूछूंगा, लेकिन आपके साथ राजनीति में आए क्या बहुत सारे लोग इसी वजह से भी, मैं नहीं कहता यही एकमात्र वजह होगी, लेकिन आपको बहुत पीछे छोड़ के आगे निकल गए? हाँ बिल्कुल, हमारे ज़िले के कई लोग ऐसे हैं जो हमसे जूनियर थे, एमएलए बन गए, मिनिस्टर बन गए। और ज़िले की छोड़िए, राजधानी की बात करो, प्रदेश की बात करो, दूसरे प्रदेश की बात करो, मेरे जूनियर थे वो मिनिस्टर बने, मेरे साथ के लोग मिनिस्टर बने। हालांकि उनने तवज्जो मुझे बहुत दी, मिनिस्टर बनने के बाद पूरा सम्मान दिया उनने, लेकिन कहीं ना कहीं ये तो रहा है कि यार हम भी इनके लेवल में आते, जब पता किया तो जो आपने बताया ना, परिक्रमा और किसी भी एक नेता का भरोसा जीत लेना या उसके करीब पहुंच जाना, जिसे आज की भाषा में कुछ भी बोल सकते हैं, चार टुकारता कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। सच्चाई ये है कि जो नेता जिसको सहूलियत से उपलब्ध हो जाता है और जो जिस नेता पर आस्था अपनी टिका देता है, निश्चित रूप से वो नेता उसकी मदद करता है। इसी को गुटबाजी कहते हैं, बाकी कोई गुटबाजी, मैं और किसी चीज़ को गुटबाजी नहीं मानता। अगर आपसे मैं ये पूछूं कि कांग्रेस की, अगर आपको ये मौका मिले कि यहाँ भी मैं यही आपसे अपेक्षा रख सकता हूँ कि अपनी मर्यादा सीमा के भीतर ही आप टिप्पणी करें, लेकिन कांग्रेस में अपनी बात रखने का एक ट्रेडिशन है, तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की ऐसी कौन सी, मैं उसको बुराई नहीं बोलूँगा, उसको चुनौती बोलूँगा, ऐसी कौन सी चुनौती है जो कांग्रेस की सफलता की राह में बार बार खड़ी हो जाती है दीवार की तरह, आप उसको दूर करना चाहेंगे? क्या ये गुटबाजी होगी, एकजुटता होगी, या बड़े नेताओं का अहंकार होगा? देखिए, मैं इसको ये मानता हूँ, जिन बड़े नेताओं को सब कुछ मिल गया है, बड़े बड़े पदों से नवाज दिया है पार्टी ने, आने वाली जनरेशन को उन्हें स्पेस देना चाहिए, उन्हें काम करने का मौका देना चाहिए। और इसके लिए मैंने एक ट्वीट भी किया था, एक दिन के लिए प्रवक्ता पद से मैं सस्पेंड भी हो गया था, आपने देखा होगा पिछले बार। लेकिन मैं विचारों के प्रति बिल्कुल ऑनेस्ट हूँ, पार्टी के फोरम पे मैं आवाज़ उठाता हूँ, लेकिन हाँ ये तो मैं सार्वजनिक कह सकता हूँ कि नई जनरेशन को स्पेस की ज़रूरत है और उन्हें मोटिवेट करने की ज़रूरत है। तो बड़ों को आशीर्वाद देकर उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, वो जहाँ सहयोग लगे अपना सहयोग करें और पार्टी को खड़ा करें। बिल्कुल ठीक बात है, और इसीलिए मैंने देखा, मैं आपसे उत्तर की अपेक्षा नहीं करूँगा, आपकी मुश्किल नहीं बढ़ाऊँगा, लेकिन मैंने देखा कि रजनीश अग्रवाल जब युवा नेता राज्यसभा पहुँचे तो कांग्रेस में भी बड़ी प्रसन्नता थी, और कटिंग अक्रॉस दी पार्टी लाइन मैंने आपकी पार्टी के अनेक नेताओं को, रजनीश ने खुद हमसे बातचीत में, रजनीश अग्रवाल ने कहा कि बीजेपी के जितने फ़ोन थे उतने ही फ़ोन कांग्रेस के थे। तो ये बात है कि जो बात आप कह रहे हैं मैं उसको देख रहा हूँ कि जब भी किसी युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाया जाता है, चाहे वो नितिन नवीन हो, चाहे वो रजनीश अग्रवाल हों, तो निश्चित तौर पर
ये परंपरा कांग्रेस में भी होनी चाहिए। ख़त्म करूंगा इस सवाल के साथ, आपको भी अगर एक और मौका मिलता है, हालांकि सनातन में पुनर्जन्म की बात है, तो क्या फिर राजनीति में आना चाहेंगे या दूर से नमस्ते है? देखिए, सच बात तो ये है कि पुनर्जन्म के बारे में तो कोई कुछ नहीं समझ सकता, लेकिन हाँ, आज जो हमारी कंडीशन है, जब आज हम राजनीति से अपने आप को अलग नहीं कर पा रहे, तो आगे आने वाला जन्म किसने देखा? हमें तो एक पल का पता नहीं है। हम तो आज में जीते हैं। आज हम देख रहे हैं कि हम शरद जी के साथ बैठे, जाने के बाद क्या होगा कोई पता नहीं। ये तो डिप्लोमेटिक उत्तर है, तो इसके अलावा कुछ है ही नहीं हमारे हाथ में। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको कि जो रास्ता आपने चुना है। निश्चित तौर पे स्वदेश जी, हम जानते हैं उसमें बहुत चुनौतियां रही हैं, और एक अच्छे घर से आने के बाद बहुत लंबा समय अपने संसाधनों से, अपने ही धन से सार्वजनिक जीवन में बने रहना और मुस्कुराते रहना, चाहे वो टीवी के कैमरे हों या फिर पत्रकारों का साथ हो या फिर वरिष्ठ नेताओं का कहना कैसे हो भाई, मुस्कुरा के ये कहना बहुत अच्छा हूँ भाई साहब, बस आशीर्वाद की अपेक्षा है। अंदर की पीड़ा समझना एक, मैं फिर कहूँगा, कार्यकर्ता या नेता चाहे बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, उसका भी मन आपकी और हमारी तरह ही है। उसके मन में भी उजाला है और उसके मन में भी अंधेरा है। तो किसी नेता को ये मत मानिए कि वो सुपरमैन है या बहुत चतुर है या माफ़ कीजिएगा बहुत कुटिल है। ये हमारे परसेप्शन है, वो भी आपकी हमारी तरह है। वो भी स्वास्थ्य की चुनौतियों से जूझता है। घर में उसकी भी पत्नी कहती है क्या कर लिया आपने, वो देखिए आपके साथ का वो दोस्त आपका कहाँ पहुँच गया, आप कहाँ हैं। जैसे आपको हमको कई बार सुनने को मिलता है, इनको और अधिक सुनने को मिलता है, क्या कर लिया भैया, अपनी घर ज़मीन के साथ उसको भी बेच बेच के राजनीति कर रहे हो। कितने राजनेताओं को मैं जानता हूँ जो लैंडलॉर्ड थे और उन्होंने अपनी ज़मीनों को, अपने एसेट्स को आगे करके, क्योंकि हम सबको समाज को मुंह दिखाना पड़ता है, ये चीज़ अच्छी है बुरी है ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, लेकिन स्वदेश जी अपने संस्कारों के साथ राजनीति में हैं और हम सबको इनको शुभकामनाएं देनी चाहिए कि इन्होंने जो पथ चुना है, सफलता असफलता में नहीं उलझना चाहिए, ये आगे बढ़ें। निश्चित तौर पर एक बड़ा नाम हो सकता है और होना ही चाहिए। कार्यकर्ता कहिन में इतना ही। अगली बार एक और कार्यकर्ता और पार्टी के लीडर के साथ आपसे मिलेंगे। नमस्कार।